हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन आ ब्लूमिंग क्रिस्टल का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग की बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया था और उसे घर से धक्के मार के निकाल दिया था और वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा था कि उसे चिंगसू का भी क्लास लगाना है। अब आगे वांगजी कॉलेज पहुंचते ही चिंगसू को ढूंढने लगता है। जब उसे चिंगसू मिलता है वो पूरे कॉलेज के सामने चिंगसू को इंसल्ट करने लगता है और उसे सच कबूल करने के लिए बोलता है। लेकिन चिंगसू बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी लड़की थी। वो इतनी आसानी से अपनी गलती रियलाइज़ भी नहीं करती थी और ना ही किसी के सामने माफ़ी मांगती थी। इसलिए चिंगसू बिल्कुल मना कर देता है वांगजी की सारी बातों को, जिससे वांगजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कुछ फीमेल बॉडीगार्ड्स को अपने पास बुलाता है और चिंगसू की अच्छे से क्लास लगाने लगता है। आखिर में डर के मारे चिंगसू वांगजी के सामने सारा सच कबूल कर देता है। इसके बाद वांगजी चिंगसू को अपनी फीमेल बॉडीगार्ड के हाथों टॉर्चर होने के लिए छोड़कर खुद वहाँ से निकल जाता है। वांगजी अभी उसी क्लब में पहुँचता है जहाँ उसके सारे दोस्त मिलकर एक साथ चिल कर रहे होते हैं। वांगजी वहाँ पहुँचते ही हाईकॉन को अपने पास बुलाता है और उसे अपनी न्यू कंपनी ओपनिंग की डेट के बारे में पूछने लगता है। हाईकॉन कहता है अगर सब कुछ सही रहा तो हम बहुत जल्दी अपनी कंपनी ओपनिंग सेरेमनी रख सकते हैं। ये सुनने के बाद वांगजी नोट करता है और फिर काम करने लगता है। तभी हाईकॉन कहता है वांगजी हाईकॉन की बात को काटते हुए कहता है कि सुबह की बात को मुझे याद मत दिलाओ। वो सारी चीज़ें मुझे याद आती है, मुझे इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं नहा भी लूँ फिर भी वो सब मेरे शरीर से नहीं जाएगा। ऐसा कहते हुए वो एक डिस्गस्टिंग फेस बनाता है और फिर अपने काम पर फोकस करने लगता है। हाईकॉन वांगजी की तरफ देखता है और फिर एक शाय करता है, फिर अपने काम के लिए चला जाता है। असल में हाईकॉन को विंग के लिए थोड़ा टेंशन हो रहा था। जब उसने सुबह विंग के साथ बात किया था, उसे ऐसा लगा था कि विंग झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच में इनोसेंट है। उसे विंग की बातें कुछ समझ तो नहीं आई थी, लेकिन उसे विंग की बातों में कोई भी झूठ महसूस नहीं हुआ था। इसलिए वो फिर से विंग के बारे में वांगी से बात करना चाहता था और ये भी पूछना चाहता था कि विंग वहाँ से असल में आया कैसे। लेकिन वांगजी तो विंग के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, इसलिए हाईकॉन भी निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अब हमें विंग का सीन दिखाया जाता है जो रोड पे चल रहा होता है और अपने आसपास के सिनेरियो को देख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया है। यहाँ पे सारे लोग ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं और सबके बाल इतने छोटे छोटे क्यों है। यहाँ पे तो लड़कियों के बाल भी इतने छोटे हैं। विंग सोचता है क्या इस दुनिया में लोगों को हानपू पहनना या फिर लंबे बाल रखने का ट्रेडिशन नहीं है। लोग ऐसे कपड़े पहन के बाहर कैसे आ सकते हैं। फिर वो एक जगह बैठता है और अपने मन में सोचता है वैसे मुझे किसी भी इंसान के पास से कोई स्मेल क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी इंसान के अंदर कोई स्मेल ही नहीं है। क्या यहाँ के दुनिया के अल्फास और ओमेगास के अंदर कोई स्मेल नहीं होता। फिर विंग अपने आसपास देखने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगा था। वो नोटिस करता है सारे लोग उसे अजीब तरीके से घूर रहा है। विंग सोचता है क्या उसके कपड़े में कोई खराबी है। शायद ये लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते इसलिए शायद मुझे ऐसे देख रहे होंगे। विंग अपने मन में ही सोच रहा होता है। तभी उसके पास एक जो इंसान लेटा हुआ था वो इंसान विंग के पास आते हुए कहता है बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेस क्यों पहना हुआ है। ये सुनते ही विंग फ्लिंच कर उठता है। वो तुरंत उस इंसान की तरफ देखते हुए कहता है क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं। कभी वो इंसान विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करते हुए कहता है हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हो। फिर विंग कहता है तो फिर मैं कैसे कपड़े पहनूं। तभी वो इंसान कहते हैं तुम्हें नॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए। क्या तुम किसी कंपटीशन से आ रहे हो, तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो। फिर विंग अपने सिर को नाम हिलाते हुए कहता है नहीं, मैं किसी कंपटीशन से नहीं आ रहा हूँ, बस मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तभी वो विंग अपनी वॉइस को लो करते हुए कहता है वैसे ये कौन सी जगह है और इस दुनिया का नाम क्या है। तभी वो जो अंकल उसके पास बैठा हुआ था वो थोड़ी देर तक तो विंग को देखता है। उसके बाद एक स्माइल करके कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ये अर्थ है और ये चाइना है, तुम कौन से शहर से हो। तभी विंग कहते हैं मैं लान कबीला से हूँ। ये सुनते ही वो अंकल विंग को अजीब तरीके से देखने लगते हैं। फिर वो स्माइल करते हुए कहते हैं ओह, क्या तुम्हें अपना घर नहीं मिल रहा है। फिर विंग अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं हाँ, मुझे अपना घर नहीं मिल रहा है, मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं खो गया हूँ। ये सुनते ही वो अंकल
एक सैड सा फेस बनाते हुए कहते हैं, ओह तुम खो गए हो, क्या तुम्हें अपने घर का नंबर भी नहीं पता? तो विंग उस अंकल की तरफ देखते हुए कहते हैं, नंबर किसका? विंग के पास बैठ के जो इंसान विंग से बात कर रहा था उसे विंग पूरी तरीके से पागल लगता था। वो विंग को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखने लगता है। तो फिर वो नोटिस करता है विंग के हाथ में कुछ पैसे है। वो इंसान विंग के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें ये पैसे कैसे मिले? तो विंग उस नोट्स को दिखाते हुए कहता है कि ये कागज़ के टुकड़े मुझे एक इंसान ने दिया। मुझे लगा मैं उस इंसान को जानता हूँ, वो मेरा ब्रदर है, लेकिन उस इंसान ने कहा कि वो मेरे ब्रदर नहीं है। ऐसा कहते हुए वो अपने सिर को झुका लेता है और उन कागज़ के टुकड़ों को देखने लगता है, उन पैसों को देखने लगता है जो विंग के लिए बस एक कागज़ के टुकड़े हैं। तभी वो इंसान विंग के तरफ देखते हुए कहता है, तुमने कहा तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम खाना खाना चाहते हो? फिर विंग अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ, क्या आपके पास खाना है? तभी वो इंसान उस विंग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुम इन नोट को मेरे हाथ पे दो, मैं तुम्हारे लिए खाना खरीद के लाता हूँ। फिर विंग कहता है, क्या आप मेरे लिए खाना खरीद के दोगे? क्या इन नोट से खाना मिलेगा मुझे? तो फिर वो इंसान हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ। तो विंग तुरंत ही उन सारे पैसे को उस इंसान को दे देते हुए कहता है, हाँ, अब प्लीज़ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाइए, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कल रात से ठीक से कुछ नहीं खाया है। ये सुनते ही वो इंसान एक स्माइल करता है और उस जगह से खड़ा होते हुए कहता है, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। विंग वहीं बैठा रहता है और इस इंसान का इंतज़ार करने लगता है। उस इंसान के जाए हुए करीब 2 घंटा हो चुका है, लेकिन वो इंसान अभी तक नहीं आया। विंग अभी भी अपने आप को हक करके बैठा हुआ है और इस इंसान के आने की इंतज़ार कर रहा है। उसके सामने से बहुत सारे ऐसे इंसान जा रहे थे जो विंग को अजीब तरीके से घूरते हुए जा रहे थे, और कुछ इंसान तो इतने बिजी थे उनके पास विंग की तरफ देखने का भी टाइम नहीं है। वो अपने आसपास देखते हुए सोचता है, यहाँ के इंसान कितने बिजी है, यहाँ पे इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन आसपास बैठा हुआ है, दुखी है या फिर भूखा है, सब इंसान अपने में ही बिजी है। ऐसा सोचते हुए वो आसपास देखने लगा और मैं मन में ही सोचता है, पता नहीं ये कौन सा दुनिया है और मैं कहाँ आ गया। तभी वो आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं, वैसे वो अंकल बहुत देर हो गए, अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे बहुत भूख लगी। ऐसा सोचते हुए वो रोड की तरफ देखने लगा। तभी उसके पीछे जो एक स्टॉल था, वहाँ में एक बूढ़ी औरत है। उस बूढ़ी औरत का एज करीब 60 से 65 होगा। वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। वो बूढ़ी औरत विंग से थोड़ा सा डिस्टेंस में था, इसलिए विंग ने पहले उस बूढ़ी औरत को बिल्कुल नोटिस नहीं किया था। लेकिन अचानक से बूढ़ी औरत के हंसने से विंग चौंक जाता है और उस बूढ़ी औरत की तरफ देखने लगता है। क्योंकि वो औरत विंग की तरफ हंसते हुए कहता है, सच में तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, मुझे नहीं पता था कि इस टाइम पे भी इतना बेवकूफ़ लड़का मौजूद है, मुझे तो तुम्हें अपने पोता पोतियों को दिखाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगी। विंग काफ़ी कंफ्यूज था। वो उस औरत की तरफ देखता है, उसके बाद अपनी जगह से उठकर उस औरत को बो करता है, कहता है, दादी माँ, आप क्या कह रहे हैं? तो फिर वो औरत हंसते हुए विंग की तरफ एक बन बढ़ा देता है। उस बन को देखते ही विंग तुरंत ही ले लेता है, कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है, उस अंकल ने मुझसे पैसे लेके खाना लेके गया, अगर उस पैसे में से कोई भी पैसा बचा हो तो फिर मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। ये सुनते ही वो पूरी औरत हंसते हुए कहता है कि तुम इस बन को फ्री में ले सकते हो, क्योंकि तुम्हें अपना पैसा फिर से वापस नहीं मिलेगा। तो ये सुनते ही वो विंग कंफ्यूज हो जाता है। वो उस बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों वापस नहीं मिलेगा? क्या वो काफ़ी कम था? क्या खाना खरीदने के बाद मुझे पैसे नहीं मिलेंगे? तभी वो बूढ़ी औरत कहता है, असल में वो इंसान तुम्हें पागल बना के तुम्हारे पैसे लेके चला गया। क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी आएगा? वो कभी नहीं आएगा, और अगर आया भी तो उसके पास तुम्हारा पैसा नहीं होगा, वो शायद वो पैसा फिनिश भी कर चुका होगा। ये सुनते ही विंग पहले तो सोचने लगता है कि वो औरत असल में कहना क्या चाहती है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि उस इंसान ने उसे चीट किया है और उसके साथ अच्छी बातें करने के बाद उसके सारे पैसे हड़प के चला गया है। अब वो इंसान उसके पास वापस नहीं आने वाला। इनको ये रियलाइज़ होता है, वो सोचता है, क्या क्या उस इंसान ने उसे धोखा दे दिया? वो अपने सिर में हाथ रखते हुए कहते हैं, ओह माय गॉड, उसके साथ ये क्या हो गया? ज़िंदगी में पहली बार शायद विंग के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। उसकी दुनिया में कोई भी इंसान किसी के साथ ये सब नहीं करता है, लेकिन क्या यहाँ के इंसान ऐसे ही है? क्या इस दुनिया में इंसान को धोखा दे देता है?
क्या कोई भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है? विंग अपने मन में यही सोचता है। तभी वो बूढ़ी औरत हँसते हुए कहता है, अब तुम इतना पछता के क्या कर रहे हो? तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो इंसान तुम्हें धोखा दे रहा है। लेकिन मैं ये देख के हैरान हूँ कि आज की दुनिया में भी कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है क्या? तो विंग अपने सिर को शाय करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो ठीक से गिन भी नहीं पाया कि मेरे पास कितने पैसे थे। तो वो औरत कहता है, क्यों तुम्हें पढ़ाई नहीं आता है क्या? तो फिर वो इंसान कहता है, नहीं नहीं, मुझे पढ़ाई बहुत अच्छे से आता है। मैं लान कबीले से हूँ। लान कबीला शिक्षा के लिए एक अलग ही स्थान रखता है। तभी वो औरत विंग की तरफ थोड़ा अजीब नज़र से देखता है। फिर सोचता है, अब मैं समझ रहा हूँ कि उस इंसान ने तुम्हें क्यों इतना बड़ा पागल बनाया। ये कहते हुए वो शाय करता है, फिर अपना काम करने लगता है। तो वे विंग उस औरत की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आपको पता है मुझे वो इंसान कहाँ मिलेगा जिससे कि मैं उससे अपना पैसा ले चुकूँ? फिर वो औरत कहता है, तुम्हें वो पैसा फिर वापस नहीं मिलेगा, तुम अपने घर जाओ। ये कहते हुए वो स्टोर को संभालने लगा। विंग बहुत ही निराश दिख रहा था। तभी वो औरत कहता है, देखो मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ और सच में तुम खो गए हो तो। ये सुनते ही विंग उस औरत की तरफ देखते हुए कहता है, पुलिस स्टेशन ये कौन सी जगह है? तो फिर वो औरत कहते हैं, जहाँ हम लोग रिपोर्ट करते हैं किसी केस के बारे में, जहाँ पुलिस रहते हैं जो हमारी मदद करता है। तो विंग की आंखें चमक उठती है। वो कहता है, सच में? वो मुझे कहाँ मिलेगा? तो फिर वो औरत विंग को पुलिस स्टेशन का डायरेक्शन दिखा देता है और विंग उस औरत को थैंक यू कहता है और बन के लिए भी उसे थैंक यू कह के वहाँ से चला जाता है। वो अब पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे अब ऐसा लग रहा था कि शायद पुलिस से उसे मदद कर सकता है, उसे इस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस जाने में। अब हमें वांगजी का सीन दिखाया जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद वो अपने लैपटॉप को पैक कर रहा था अपने घर जाने के लिए। वांगजी अभी बहुत ज़्यादा थक गया था। तो वो देखता है कि मेन गेट से वेंचा और उसके टीम के लोग आ रहे थे। ये देखते ही वांगजी का मुंह बन जाता है। वो वेंचाओ को कुछ खास पसंद नहीं करता है, लेकिन अपने टीम मेंबर के होने के नाते वो कुछ कह भी नहीं सकता है। वांगजी अब चुपचाप अपने लैपटॉप को अपने बैग में भरता है और वहाँ से जाने लगता है। वेंचाओ उसे रोक लेता है, कहता है, लान वांगजी कहाँ जा रहे हो? क्या हमारे साथ थोड़ा देर हैंग आउट नहीं कर सकते हो? ये सुनते हुए वांगजी वेंचाओ को कोल्डली देखते हुए उसकी बातों को रिजेक्ट कर देता है। तभी वेंचर वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, ओह कम ऑन डूड, अब इतना भी सादा सीधा मत बने रहो। तुम कॉलेज में आ चुके हो, अब तो तुम्हें फन करना चाहिए। कहते वो वांगजी की तरफ देखकर विंक कर देता है। वांगजी उसकी बात को इग्नोर करते हुए हाईकॉन को ढूंढने लगता है। तभी वेंचर वांगजी के कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास ऑफर है। आज इस क्लब में मेरा एक कज़न सिस्टर आने वाली है, वेंचिंग। वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए उसे बुक कर सकता हूँ। आज की रात तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये कहते हुए वो स्मैक करता है और वांगजी की तरफ देखने लगता है। वेंचर की बातें और उसकी टच वांगजी को हमेशा डिस्गस्टिंग फील करवाती थी, इसलिए वो तुरंत ही वेंचर के हाथ को अपने कंधे से झटकते हुए कहता है कि अपने लिमिट में रहो और मुझसे दूर रहो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी कोई बातों में। और क्या तुम ये समझ नहीं पाते कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ? इसलिए बस ग्रुप मेंबर की तरह रहो। ज़्यादा अपनी हद को पार करने की कोशिश मत करना। ये कहते हुए वो वेंचर को घूरता है और फिर हाईकॉन के आने के इंतज़ार ना करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वांगजी के जाते ही वेंचर गुस्से में वांगजी की डायरेक्शन में देखते हुए कहता है कि ये लान वांगजी खुद को समझता क्या है? खुद को 30 मार्क खास समझता है क्या, जो उसकी बात में सब उठेगा और बैठेगा? हाँ, उसने कंपनी खोल लिया है, लेकिन वो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अगर मैंने अपने पापा को कह दिया ना, उसकी कंपनी को 2 दिन में बंद करवा दूंगा। ऐसा कहते हुए वो वांगजी की तरफ घूरने लगा। तो वेंचर की एक दोस्त कहता है, क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? मुझे नहीं लगता तुम्हारे पापा के पास इतना भी ज़्यादा अथॉरिटी है कि वो किसी का कंपनी बंद करवा दे। ये सुनते हुए वेंचर उस इंसान की तरफ घूर के देखता है। उसके बाद उसके जॉ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए अगर मेरे साथ रहना हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो और मेरे खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश मत करो, ठीक है? ऐसा कहते हुए वो उस इंसान को पीछे धक्का देता है और वहाँ से चला जाता है। वांगजी को वेंचाओ का बात बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो थोड़ा गुस्से में था और
हाईकॉर्न भी नोटिस कर रहा था कि वांगजी गुस्से में, इसलिए वो वांगजी से ज़्यादा राह पूछते हुए सीधा ड्राइविंग करने लगता है। वांगजी भी उसके पास बैठ के बस सीधे विंडो से बाहर देखने लगता है। तभी हाईकॉर्न तुरंत ही कार को स्टॉप कर देता है। बीच रास्ते में ऐसे कार को स्टॉप करते देख के वांगजी भी शॉक हो जाता है। वो पहले हाईकॉर्न की तरफ देखता है, उसके बाद सामने देखने लगता है। तो वो देखता है एक वाइट कपड़े पहने हुए पर्सन नीचे सामने बैठा हुआ है, जिसे देख के वांगजी तुरंत ही कार से बाहर निकल जाता है। हाईकॉर्न भी तुरंत अपनी सीट से उठता है और कार से बाहर निकल के सामने की पर्सन की तरफ देखने लगता है। वांगजी जब सामने पहुंचता है, उस पर्सन को देख के वांगजी को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पे विंग था। विंग असल में उस आंटी के कहने पे पुलिस स्टेशन की तरफ गया था, लेकिन उसे पुलिस स्टेशन आसानी से मिल ही नहीं रहा था। जब उसे पुलिस स्टेशन मिला, तो जब उसने पुलिस वाले के पास सब कुछ बताया, तो पुलिस वाला ने कुछ बिल्कुल भी विंग का भरोसा नहीं किया। उन्हें लगा कि विंग शायद एक पागल इंसान है, इसीलिए उन लोगों ने भी विंग को धक्के मार के निकाल दिया था। विंग को बहुत ज़्यादा लोनली और बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है, पता नहीं वो कहाँ आ गया और उसके ऊपर सारे इंसान उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। विंग काफ़ी ज़्यादा सैड था। इसी तरह से वो रोड पे चल रहा था और इधर उधर देख रहा। ऐसे ही चलते चलते वो मेन रोड की तरफ आ जाता है। जब वो मेन रोड पे पहुंचता है, तो वो देखता है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कुछ जा रहा है। विंग पहली बार अपनी लाइफ में कार को देख रहा था, और उसके अंदर, उस कार के अंदर कोई इंसान भी है जो उस चीज़ों को ड्राइव कर रहा था। विंग सोचता है, ये कौन सी चीज़ है? क्या ये कोई मशीन है जो ऐसे रोड पे चलता है? क्या इंसान को इस इंसान को ये सब चलाने के लिए पैर की ज़रूरत नहीं पड़ता है? क्या ये सब आत्मिक शक्ति से चलता है, जैसे हम अपने आत्मिक शक्ति से तलवार को उड़ा सकता है? विंग सोचते हुए ऐसे कार के सामने आ जाता है और सामने से कार को देखने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब में विंग इतना ज़्यादा केयरलेस था और उसे कार के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, जिस वजह से पीछे से एक कार आके विंग को हिट कर ही देता है, जिसकी वजह से विंग रोड पे गिर जाता है। विंग को काफ़ी ज़्यादा चोट लग गया था, लेकिन ज़्यादा सीरियस चोट नहीं लगा था। विंग को जब चोट लगा था, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। उस कार से एक पर्सन तुरंत ही निकलता है और निकलते हुए विंग को डांटने लगता है कि क्या विंग के पास आंखें नहीं है, वो ऐसे पागल की तरह रास्ते में क्यों चल रहा है? तभी विंग उस पर्सन की तरफ देखता है। वो सोचता है इस पर्सन ने उसे धक्का दिया, और फिर ये पर्सन उससे माफ़ी भी नहीं मांग रहा है और उसे ऊपर से उसे ही डांट रहा है। वो उस पर्सन की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, आपने मुझे धक्का दिया था, आपको मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए। ऐसा नहीं करते हुए आप मेरे साथ ऐसे बात कैसे कर सकते हो? तो वो पर्सन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम अगर पागलों की तरह मेरी कार के सामने आ जाओगे, तो फिर तुम्हें डांटनी तो पड़ेगी ना। क्या तुम पागल हो? ऐसे मेरी कार के सामने क्यों हो गया? अगर तुम्हें मरना है तो किसी और की कार के सामने जाओ, मेरी कार के सामने आके मत मरो। ऐसा कहते हुए वो डांट के विंग को वहाँ से भगा दिया था। विंग को अपने पैरों में और हाथों में काफ़ी ज़्यादा चोट लगा था। विंग अपने मन में यही सोच रहा था कि वो ऐसी जगह पे आ गया है जहाँ पे इंसान का चोट लगने पर इंसान डांटता है और उसे वहाँ से भगा देता है, ना कि उसकी मदद करता है। विंग वे अपने पूरे दिल से चाहता था कि वो अपने घर वापस चला जाए। उसे इस दुनिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे ही घूमते घूमते विंग को रात हो जाता है। विंग पूरा दिन से भूखा था। उसे तो किसी ने खाने ही दे दिया था। बस उस पूरे दिन उसने एक बन से काम चलाया था। विंग अपने मन में यही सोचता है कि वो कहाँ जाए, किस से मदद मांगे। वो बहुत ज़्यादा थक गया था और वो चल भी नहीं पा रहा था, इसलिए वो फिर से केयरलेसली रोड के बीच से चलने लगा था कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। तभी फिर से एक कार उसके सामने आने लगता है। उसे उस दिन के इंसिडेंट्स को याद आने लगता है, कैसे उस कार ने उसे धक्का दिया। वो इतना ज़्यादा डर गया कि वो तुरंत ही अपने दोनों कान को पकड़ लेता है और वहीं बैठ जाता है, लेकिन वो उस कार ने उसे धक्का नहीं दिया था। उस कार से उससे हिट होने से पहले वो कार रुक चुका था, लेकिन विंग अभी भी अपनी आँखों और कानों को बंद करके वहीं बैठा हुआ था। तभी उसे अपने कानों में एक जानी मानी वॉइस सुनाई देता है, जो वॉइस उसे कल रात और आज सुबह सुनाई दिया था, उसकी मेट का। वो तुरंत ही अपनी आँखों को खोल के अपने सामने देखता है, तो देखता है उसके सामने वांगजी खड़ा हुआ है, उसका मेट। वो कहीं ना कहीं थोड़ा खुश महसूस कर रहा था। वो सोचता है क्या उसका मेट उसे लेने के लिए आया है। तभी वो अपनी जगह से खड़े होते हुए वांगी की तरफ देखता है, कहता है, आप यहाँ, क्या आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे? ऐसा कहते हुए वो वांगी की तरफ बढ़ने वाला था कि वांगी से अपने हाथों को आगे बढ़ा देता है और विंग को वही स्टॉप कर देता है।
विंग पहले वांग जी के उस हाथों को देखता है, उसके बाद वांग जी की तरफ देखता है, जो उसे बहुत ही गुस्से से देख रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग के फेस पर चोट के निशान थे। सुबह एक्सीडेंट की वजह से विंग के फेस पर थोड़े बहुत चोट लग गए थे और उसके हाथ और पैर में भी चोट लगा था। व्हाइट रोब में उसके खून के धब्बे भी लगे हुए थे। वांग जी विंग को बहुत ही गौर से देख रहा था और शिजन भी विंग को देख रहा था। उसे विंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा दया आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता। वो तभी तुरंत ही वांग जी के पास जाता है और वांग जी के कान में धीरे से कहता है, वांग जी, ये तो सुबह वाला लड़का है ना। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो बस विंग को घूरने लगता है। तभी वांग जी कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मेरी कार के सामने क्या कर रहे हो। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को जो अगर प्लीज़ लाइक एंड कमेंट के जरूर मुझे जरूर बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।